नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद उम्मीद तो ये थी कि बाजार में एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार अपनी ही चाल दिखा गया और एक दायरे में फंस गया। तो अब बाजार में क्या करना चाहिए? निवेशक ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है और बाजार अभी उनकी कुछ भी नहीं सुन रहा है। क्या बाजार की चाल बदलेगी? क्या रफ्तार पकड़ेगा बाजार? इस पर बात करने के लिए सनी अग्रवाल जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, हेड ऑफ रिसर्च फंडामेंटल एसबीआई सिक्योरिटीज से। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते रजित जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन बाजार बिल्कुल ठुस पड़ा हुआ है। 25,000 के लेवल के नीचे कर रहे हैं कामकाज। जब आपकी और हमारी बात हो रही है 24,850 के आसपास। आपका क्या आउटलुक है इंडियन मार्केट्स को लेकर? या रजत जी, आई थिंक जिस तरह से पहले भी हमने हमारे कई डिस्कशन में चर्चा की कि अब जो समय है वो इंडेक्स लेवल को देखने का नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक को देखने का है। इसके पीछे एक सिंपल कारण बताऊंगा मैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडेक्स में प्रीडोमिनेंटली वेटेज बीएफएसआई जो कि बैंकिंग एनबीएफसी कंपनीज हैं और आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है। और दोनों ही सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में हालांकि ऐसे ग्रोथ आउटलुक ठीक है, बट जिस तरह से अभी रेपो रेट कट की गई है आरबीआई की ओर से, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो कि एक की इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, प्रॉफिट ड्राइवर है, वो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर वन में प्रेशर में था, क्वार्टर टू में भी प्रेशर में रहेगा। और फिर क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर से कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवरी हमें देखने मिलेगी, अज्यूमिंग की और फर्दर रेट कट आरबीआई की ओर से नहीं आएगी। तो जब हमें पता है कि क्वार्टर टू के नतीजे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रहेंगे, थोड़े म्यूटेड रहेंगे, तो उसी के चलते बैंकिंग सेक्टर में हम कोई बहुत ज्यादा बड़ी अपू नहीं देख रहे ना डाउन साइड देख रहे, इट इज द काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जब आपका 30% वेटेज का सेक्टर निफ्टी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट रैली में, तो डेफिनेटली जो मार्केट है वो एक दायरे में चलेगा। एंड सेम इज द केस विद आईटी। आईटी हमें पता है कि क्वार्टर वन में नतीजे वीक थे, और अब जब ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो क्वार्टर टू से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो आईटी सेक्टर का भी तकरीबन 13-14% का वेटेज होता है निफ्टी में। तो अगर आप देखेंगे तकरीबन 40-45% ऑफ वेट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग सपोर्टिंग द निफ्टी फॉर दैट मैटर। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब जहां रैली चल रही है उनका बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया या कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हो गए। तो जिस तरह से मार्केट में जहां रैली हो रही है, दो स्टॉक्स आर और दो सेक्टर, या तो उनका वेटेज कम है या वो निफ्टी फिफ्टी के दायरे के बाहर है। इसलिए मेरी आप सबसे राय वही रहेगी कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो मार्केट में जारी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सभी स्टॉक लो पर ट्रेड हो रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स हमने देखे कि 52 वीक हाई या लाइफ हाई के पास ट्रेड होने लगे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लोजर टू लाइफ हाई, मारुति क्लोजर टू लाइफ हाई। तो ऐसे आपको कई स्टॉक मिलेंगे, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस ने 2-3 महीने पहले एक लाइफ हाई बनाया था अपना। तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा और थोड़ी मेहनत करके बॉटम्स अप ग्रोथ स्टोरी आइडेंटिफाई करनी होगी, जो कंपनीज में ग्रोथ आगे आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में बरकरार रहेगी। स्पेशली डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेसेस, ऐसे कंपनीज या सेक्टर पर हमें फोकस करना होगा आने वाले 3 से 6 महीने में। इसमें आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो लिया ही नहीं सर, ये तो फिर बात पूरी हुई नहीं ना। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम मैं ले लेता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी हाल फिलहाल में। उन्होंने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी मैं नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। और बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे बीच ऐसे पल आ जाते हैं। ऐसे पल मतलब ये जो अभी जो खटास पड़ी हुई है रिश्तों में, और जो ट्रेड डील फंस गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का वो सम्मान करते हैं। लेकिन ये ट्रेड डील आपको लगता है कि इतना आसान होगा अब ये इंडिया और यूएस की ट्रेड डील का होना? आई थिंक रंजन जी, ट्रेड डील तो होना ही है, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा। आई थिंक जिस तरह से जो इंडिया ने अपना जो एक स्टांस रखा है कि जो हमारे जो मेजोरिटी इकोनॉमी का जो बड़ा सेक्टर है, जहाँ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट होती है, एग्रीकल्चर, ऐसे सेक्टर को हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे इंपोर्ट के लिए, ताकि जो हमारे फार्मर से जो कॉमन पब्लिक है उनके बिजनेस में, उनकी आमदनी में कहीं इम्पैक्ट ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि इंडिया का स्थान सही है। और दूसरा जो यूएस का जो स्टांस है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, आई थिंक वो टोटल अनवारंटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। आई थिंक यूएस, यूरोप, ये दो कंट्रीज है, ये खुद भी बहुत सारी चीजें ये रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इल्जाम लगाना कि इंडिया इज फंडिंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर, आई थिंक इट्स टोटली अनवारंटेड और सही भी नहीं है। ये तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप लगता का है कि स्टाइल है सर, ये स्टाइल है, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये कोई मतलब
हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें तो पता है कि हम अभी ट्रेड डील इसी चक्कर में फंसी थी कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने बहुत सारी उनकी जो बातें हैं वो नहीं मानी थी, नहीं तो अब तक तो हो जाती, दुनिया झुक गई, हम तो झुके नहीं और ना ही राइट। झुकेंगे। अब तो हम ऑल्टरनेटिव्स भी तलाश रहे हैं। वो जो एससीओ समिट से जो पिक्चर्स निकल के आई थी वो आपने भी देखी होंगी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखी, उसके बाद उन्होंने फिर पोस्ट भी कर दिया। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर ये ट्रेड डील थोड़ा और समय ले जाती है तो क्या बाजार पे इसका ओवरहैंग बना रहेगा 50% टैरिफ्स का, या फिर बाजार इसको निग्लेक्ट करके यहां से चढ़ना शुरू हो जाएगा अगर अच्छी अर्निंग्स आती हैं तो? आई थिंक अगेन रजत जी, जो इम्पैक्ट आना था ट्रेड डील का, वो जो सेक्टर्स पे आना था वहाँ ऑलरेडी हमने देखा है कि निगेटिविटी डाइजेस्ट हो चुकी है। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी देखेंगे वहाँ ऑलरेडी 25-30% से स्टॉक करेक्ट हो गए हैं। श्रिम्प जो सेक्टर है वहाँ हमने देखा है कि स्टॉक में करेक्शन आ गया। तो आई थिंक निगेटिविटी, आई थिंक ऑलरेडी डिस्काउंटेड है स्टॉक प्राइसेस में। अब ऐसा नहीं है कि 25%, 50% या आप 100% भी कर दोगे तो कंपनी को कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। आई थिंक एक लेवल के अब वो कोई फर्क नहीं पड़ना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द निगेटिविटी इज इन द प्राइस। बट ये प्रोडक्ट रिलेटेड है। मेरी सिर्फ चिंता की जो मुझे एक चिंता सताई जा रही है, जो यूएस ने रिसेंटली एक एक्ट प्रपोज किया है, HIRE हायर एक्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूएस कंपनीज जो अपनी आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात हो रही है। हालांकि ये बिल प्रपोज्ड है, पार्लियामेंट में पास होना बचा है यूएस में। अगर वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है आने वाले 3 से 4 महीने में, तो इट कैन हैव अ वेरी बिग डेंट ऑन इंडियन आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर की जितनी भी बड़ी दिग्गज कंपनी है उनका 50 से 60% रेवेन्यू यूएस से आता है। और हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि आईटी सेक्टर इज अ वेरी बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। काफी सारे एम्प्लॉयज हायर करती है, एंड इट्स अ वेरी वेल पेड इंडस्ट्री। तो उसके कारण जो बाकी के जो सपोर्टिंग सेक्टर है, हम इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, कंज्यूमिंग कंज्यूमरिज्म जो है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, वो काफी बड़ा है इंडिया में। तो उसका लेवल 2 लेवल 3 इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आई एम होपफुल कि ऐसा कुछ हार्श स्टेप यूएस नहीं लेगा। और अगर ये नहीं लेगा यूएस ऐसी कोई स्टेप, तो ऐसे कोई मुझे चिंता की बात नहीं लगती है। आई थिंक मार्केट ने अपने आप को एक ये साचे में ढाल ली, अज्यूम कर लिया कि जो सेक्टर जो है, जो डोमेस्टिक इनवर्ड फेसिंग बिजनेसेस हैं, उनमें अभी टेम्पररी ग्रोथ देखने मिलेगी। जो एक्सपोर्ट स्पेशली यूएस फेसिंग बिजनेसेस हैं, वहाँ टू सम एक्सटेंड FY 2026 विल बी अ काइंड ऑफ वॉश आउट ईयर फॉर कंपनीज विच आर मोर डिपेंडेंट ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। सर्विसेज अभी बचे हुए हैं, बट अब जिस तरह से नया एक्ट अगर पास हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात रहेगी इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। पर आईटी सेक्टर ही जब आपकी हमारी बात हो रही है तो फोकस में आ गया है, क्योंकि इन्फोसिस बायबैक के ऊपर विचार कर रही है। ये मेरे ख्याल से 5वां बायबैक होगा 3 साल में के बाद बायबैक कर रही है इन्फोसिस। और 11 सितंबर को बोर्ड बैठक है जिसपे इस बायबैक के ऊपर कंपनी विचार कर रही है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर इन्फोसिस के इस बायबैक से, कितना बड़ा बायबैक हो सकता है? और दूसरा, आईटी सेक्टर को लेकर जो अभी आप कंसर्न्स बता रहे थे, क्या ये बायबैक आईटी सेक्टर का मूड माहौल कंपनियों का सुधार सकता है? आई थिंक रजत जी, मैं ये जो डेवलपमेंट है बाईबैक की, इसको न्यूट्रल मानना चाहूंगा इन अ करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसके पीछे कारण ये है कि जो ओवरहैंग है, जो निगेटिव है सेक्टर के लिए, वो थोड़े पॉजिटिव से ज्यादा है एट अ करंट जंक्चर। क्योंकि हमने सबने देखा कि डिमांड एनवायरनमेंट जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जब तक ये जो ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज, इंडियन आईटी कंपनीज एआई के रेस में मुझे लगता है कि चाइनीज या बाकी के जो ग्लोबल मेजर हैं उसके थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप जितने भी बड़े शेयर होल्डर है या जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनसे बात करेंगे, कि अगर ये जो बायबैक का जो पैसा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मनी फॉर बायबैक, अगर कंपनी कोई एआई या R&D या टेक्नोलॉजी या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज करेगी, तो आगे वाले आने वाले समय में आईटी कंपनीज के लिए बेहतर ग्रोथ आउटलुक देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज के लिए माहौल है फॉर प्रॉफिट ग्रोथ, वो अभी ठीक नहीं है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर। और इसी के चलते मैं ये जो बायबैक है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं ना देते हुए न्यूट्रल व्यू रखना चाहूंगा। हालांकि एक बात पक्का है कि अगर ओपन मार्केट बायबैक रहेगा तो डेफिनेटली प्राइस के लिहाज से सपोर्टिव रहेगा इन्फोसिस के। क्योंकि आपको जो बायबैक का विंडो होता है 3 से 6 महीने का होता है, और आप ग्रेजुअली मार्केट में प्राइस को सपोर्ट करते रहते हो। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट करता है कि 10 से 15% ऑफ नेटवर्थ जो होता है वो इन्फोसिस यूजुअली बायबैक की राशि होती है। तो अगेन आज अगर आप देखेंगे इन्फोसिस का नेटवर्थ तकरीबन 95,000 करोड़ रुपीस के आसपास का है। तो इफ आई टेक दैट नंबर, तो 10,000 से 13-14 हजार करोड़ के बीच का बायबैक का अमाउंट आने की उम्मीद करता हूँ मैं इन्फोसिस की ओर से। राइट।
सर कमिंग बैक टू जीएसटी, वो बाजार पे एकदम से वो हुआ था ना, गेम चेंजिंग रिफॉर्म आ गया है, ये हो गया, सब कुछ तो हो गया, पर सिर्फ ऑटोज को चलते देखा है। एक तो क्या ये जो ऑटोज बहुत तेज गति से ऊपर चले गए और कंपनियों ने जीएसटी का बेनिफिट ग्राहकों को पास ऑन करने की बात कर दी, यानी कि डिमांड आउटलुक एकदम से चेंज होता हुआ नजर आएगा, डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में ऑटो स्टॉक्स चल चुके हैं, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी इनको होल्ड करना चाहिए, या फिर आप बाय की राय देते हैं मौजूदा स्तरों पर? अगेन ऑटो को मैं रजत जी दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहूंगा। एक ऑटो ओईएम कंपनीज हो गई और ऑटो एंसिलरी कंपनी हो गई। तो हमने ऑलरेडी ऑटो ओईएम कंपनीज में अच्छी खासी रैली प्ले आउट होते देखी है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को जब अनाउंसमेंट किया था फर्स्ट टाइम की जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात चल रही है, उसके बाद से एक वन साइड हमने रैली देखी है ऑटो ओईएम में। मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी विच इज अगेन विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। ऑब्वियसली ऑटो बनाने वाली जो कंपनी है उनके वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो ऑटो एंसिलरी कंपनी को भी उसका बेनिफिट प्ले आउट होते नजर आएगा। तो हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी में अभी भी वैल्यूएशन रिजनेबल है और वहाँ थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल लगता है। तो हम हमारे क्लाइंट्स को ऑटो एंसिलरी कंपनीज लेने की राय दे रहे हैं। और रही ऑटो ओईएम की बात, तो ये रैली के बाद मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट एक प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। तो पुल बैक में लेने की राय रहेगी, क्योंकि ऑटो एज अ सेक्टर जो है ये सिर्फ जीएसटी का जो बेनिफिट है ऐसा नहीं है कि महीने दो महीने रहेगा। इसका स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट। इंडिया में जो पेनिट्रेशन है ऑटो कंपनीज का काफी लो है, और अगर ये जीएसटी रेट कट से एक बूस्टर मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। डोमेस्टिक मार्केट तो है ही, एट द सेम टाइम आवर इंडियन ऑटो कंपनीज आर वेल प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑटो इकोसिस्टम। तो ऑटो एज अ सेक्टर हमें स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म बुलिश लगता है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, ऊपर नीचे चलते रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज पर काफी बुलिश है। ऑटोज में फिर एक और स्टॉक है सर, ओला इलेक्ट्रिक। 76 रुपए का इशू प्राइस था, वो भाव भी वापस नहीं आ रहा है, लेकिन ना पिछले कुछ दिनों से निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी खरीदारी यहां पर होती हुई नजर आई है। अब आईपीओ के प्राइस तक तो नहीं आ पाया, लेकिन पता लगता है कि किसी इंस्टीट्यूशन ने बेट लगा रखी है, तभी इतनी स्ट्रांग तरीके से चला है। अब निवेशकों के मन में सवाल ये आता है, रिटेल के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, तो दूसरे को देख के क्या खुद खरीद लो, या फिर अभी आप इसको अवॉइड करोगे, या फिर वाकई दिन बहुत सुधर गए हैं और फंडामेंटली कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया ओला में, क्या करना चाहिए? अगेन रजत जी, ओला को मैं जो टर्न अराउंड कैटेगरी है उसका एक कैंडिडेट मानना चाहूंगा। रिसेंटली हमने देखा है कि ओला ने जो अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विच कैन गिव अ वॉल्यूम बूस्ट टू एन ओला। एट द सेम टाइम अपना जो सर्विस नेटवर्क एक्सपेंड किया है, जो कि की इश्यू रहा था ओला के लिए हिस्टोरिकली। तो ये उम्मीद है कि जब आप एक बेटर प्रोडक्ट के साथ और बेटर सर्विस नेटवर्क के साथ मार्केट में जाते हो, तो आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। बट जो एक्चुअल नंबर्स अगर आप मंथली सेल्स नंबर देखेंगे, तो वहां कोई बहुत बड़ा बदलाव भी हमने देखा नहीं है। 18,000 यूनिट के आसपास के नंबर मंथली क्लॉक कर रही है ओला। इट्स एन होप ट्रेड एज ऑफ नाउ कि आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, एक्सपैंडेड नेटवर्क, कंपनी को बेनिफिट होगा। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न टर्न अराउंड कंपनी में बेट करना चाहते हैं, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा सा पार्ट अपना पोर्टफोलियो का डाला होगा ओला में। आई एम श्योर कि एट करंट जंक्चर कोई ऐसा नहीं करेगा कि अपना पोर्टफोलियो का 10% वेटेज ओला में एलोकेट कर देगा। हार्डली इट विल बी लेस देन 1%। एंड देन, और इसमें तरीका ऐसा ही होता है कि आप ग्रेजुअली कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए, मंथली सेल्स नंबर हर मंथ आते हैं, वहां अगर आपको ट्रैक्शन दिखता है तो देन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर पोजीशन। तो ओला इलेक्ट्रिक इज अ स्टॉक जो हाई रिस्क हाई रिटर्न टर्न अराउंड स्टोरीज प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए है वो स्टॉक। अब वेदर ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा कि नहीं, ये आने वाले 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस के परस्पेक्टिव से। और दूसरा, उनका जो गीगा फैक्ट्री जो है बैटरी, वो प्लांट कमर्शियलाइज हुआ है और उसका बेनिफिट भी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कंपनी को प्ले आउट होते दिखेगा। तो दैट्स अगेन वन ऑफ द की मॉनिटरेबल फॉर द स्ट्रीट गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक जो एक्सपोजर लेना चाहते हैं फ्रेश, जो नए इन्वेस्टर, अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा पार्ट एलोकेट कर सकते हैं, मॉनिटर कीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर सेल्स वॉल्यूम बेहतर आती है तो देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द एक्सपोजर टू ओला इलेक्ट्रिक। नहीं तो ये क्या आप समझते हैं, ये क्या नेक्स्ट जो बड़ा मूव आएगा वो सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के ऊपर और जो बैटरी स्टोरेज से जुड़ी कंपनियों के ऊपर, इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए? कुछ हैं ऐसे स्टॉक्स जो लाइमलाइट में है सर? आई थिंक अगेन बैटरी एनर्जी स्टोरेज की जो इकोसिस्टम है काफी बड़ी है, और ऑब्वियसली इसका सनराइज इंडस्ट्री काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन हम ये इंडस्ट्री में आते देखेंगे, और दैट्स द नीड ऑफ एन आवर।
क्योंकि आप जब रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हो तो वो कंसिस्टेंटली 24/7 अवेलेबल नहीं होता है। जैसे सोलर है, जब सनलाइट रहेगा तब आप पावर जनरेट करोगे, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपको हेल्प करेगी कि ड्यूरिंग डे टाइम आपको पावर जनरेट करके सरप्लस पावर आप स्टोर कर लो, और जब पिक पावर की रिक्वायरमेंट होती है इवनिंग में, लेट इवनिंग में, तब आप वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज से वो आप एनर्जी ड्रेन करके आप सप्लाई कीजिए। तो अगेन एवरी ग्रीन पावर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कंपनीज लाइक एनटीपीसी ग्रीन, एक्मे सोलर, या यू नेम द कंपनी, और एवरीवन, और हर किसी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना होगा आगे जाके, एक ताकि अपने जो ग्रिड का जो सप्लाई है उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इसमें जो विनर्स है एज ऑफ नाउ, अगेन इट्स अ कंसेप्ट स्टोरी, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन 100% इसमें पैसा बनाएगा, थोड़ा समय लगेगा। आई थिंक अगेन प्रीडोमिनेटली द एंटायर पावर इकोसिस्टम कंपनीज, जैसे छोटी मोटी कंपनीज हैं जैसे ओरियाना पावर, प्रोस्ताम जो रिसेंटली लिस्ट हुई थी, ये कुछ जिस तरह से इन्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट भी मिले थे BESS के, या फॉर दैट मैटर JBM ऑटो, उसको एक छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, या तो बैटरी मैन्युफैक्चरर हो गए एक्साइड, अमरा राजा, ऐसे कुछ प्लेयर, और जो बड़े प्लेयर है जो प्रीडोमिनेंटली क्रिटिकल मिनरल सप्लाई करेंगे। तो आई थिंक काफी बड़ा इकोसिस्टम है, इसमें समय लगेगा क्लियर कट जो विनर से आइडेंटिफाई करने में, बट अगेन इट्स एन वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग सेक्टर हो सकता है टू आइडेंटिफाई दी वेल्थ क्रिएटर्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। और हम देख भी रहे हैं मार्केट में ना कुछ पर्टिकुलर मिड कैप चल रहे हैं। सीजी पावर चला था अभी सेमीकंडक्टर की स्टोरी के ऊपर, उसके बाद ना एक जीएमडीसी रेयर अर्थ मिनरल्स की स्टोरी के ऊपर जीएमडीसी रुक ही नहीं रहा, वो तो एक तरफा ही चाल पकड़ गया है। नेट वेब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था, उसके बाद हमने देखा इसमें अच्छी तेजी। नायका कंजम्पशन की स्टोरी है, सिरमा एसजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली इसकी स्टोरी है। तो सर ये मिड कैप्स में बहुत तगड़े मूव्स मिले हैं कई स्टॉक्स में। अब निवेशकों के पास है नहीं है ये अलग मुद्दा है, पर जीएमडीसी, नेटवेब, नायका, सिरमा, एसजीएस ने बता दिया कि नहीं बूम तो है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा है, अगर आपके हाथ सही स्टॉक सही समय पर लग गया तो मजा आ जाएगा। ऐसे कोई डार्क हॉर्स चुनने का तरीका बता दो कि बाजार में अभी नजर कहां पर रखनी चाहिए, कौन सी थीम्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अगेन रजत जी, आपने सही कहा कि चुनिंदा कंपनीज में बहुत अच्छी रैली हमने देखी है ऑफ लेट, और उसके पीछे कारण यही है, या तो उनकी जो अर्निंग ग्रोथ है आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है, उसी के चलते इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है, और एक दूसरा होता है कंसेप्ट स्टोरी की आज ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। जैसे हमने BESS की अभी चर्चा करी, कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट की ओर से, एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद उसमें नंबर प्ले आउट होंगे, तो ये होप स्टोरी होती है, कंसेप्ट स्टोरी जिसे हम कहते हैं, कि आने वाले समय में ये होप रहती है कि ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी है, इसमें बहुत बड़ा काम कर जाएगी, और ये की प्रॉफिट ड्राइवर हो जाएगा वो कंपनी के लिए आज से। तो आई थिंक अल्टीमेटली द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको बॉटम्स अप ऐसे कंपनीज या स्टोरी आइडेंटिफाई करना है जिसमें अर्निंग ग्रोथ बेहतर रहेगी, और इसका जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट US ट्रेड डील का या ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है उसका कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, और ऐसे कुछ कंपनीज पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एक डिसेंट वेल्थ आप आने वाले 3 से 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो में क्रिएट कर सकते हैं। मेटल्स में क्या हो गया अचानक से, ये चाइना ने कुछ प्रोडक्शन कट्स की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद से देख रहे हैं तेजी। आपको मेटल सेक्टर पसंद है क्या अभी? अब मेटल्स में रजत जी 2 3 फैक्टर ऑल ऑफ सडन साइमल्टेनियसली प्ले आउट होते नजर आए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि चाइना, जिन्होंने एक आश्वासन दिया है कि इनका जो प्रोडक्शन है ये कट करेंगे, बहुत जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है चाइना में उसे कम करने की बात कर रही है चाइना, जो एक पॉलिसी लाई है। तो चाइना तकरीबन, अगर आप स्टील प्रोडक्शन देखेंगे, 50% वर्ल्ड का स्टील प्रोडक्शन चाइना से आता है। तो जब चाइना एक स्टेप बैक लेगा मेटल प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली जो डिमांड सप्लाई एनवायरनमेंट है वो इंप्रूव होगी, एक प्राइसिंग के एंगल से एक सपोर्टिव स्टांस रहेगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज चाइना की ओर से आई मेटल्स में। दूसरी और हम देख रहे हैं कि US फेड की ओर से कहीं ना कहीं रेट कट की उम्मीद है सितंबर वाली पॉलिसी मीटिंग में। तो क्या होता है ना, जब आप वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी में एक रिस्क फ्री रिटर्न का जो ट्रेजेक्ट्री है जब वो नीचे चलने लगता है, तो पैसा वहां से मूव होकर थोड़ा सा बेटर जो इमर्जिंग एसेट मार्केट की एसेट क्लास है या कमोडिटीज है उसको चेज करने की कोशिश करेगा, तो वहां थोड़े बेटर रिटर्न की उम्मीद में पैसा वहां जाने की उम्मीद है। और तीसरा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जैसे हमने देखा कि स्टील सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 3 साल के लिए, तो ऑटोमेटिक एक 8-10%
10% का एक कुशनिंग भी देता है प्राइसिंग के लिहाज से, तो दैट कैन बी वन ऑफ द की बेनिफिट। तो दो तीन फैक्टर के चलते हमें लगता है कि मेटल कंपनी, वेदर इट इज अ स्टील, एल्यूमिनियम फोकस कंपनी, या जो रेयर अर्थ है, जो कि एक इवॉल्विंग स्टोरी है, इसमें कुछ प्लेयर्स निकल कर आएंगे जो बड़ा काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल लगता है कि अक्रॉस द ऑल द पैक ऑफ मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस एंड माइनिंग, अक्रॉस तीनों के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट प्ले आउट हुई है। और वैल्यूएशन तो एनीवे कंफर्टेबल थे, क्योंकि मेटल्स काइंड ऑफ बिटन डाउन सेक्टर था, इग्नोर्ड सेक्टर था, तो उसी के चलते मुझे लगता है कि मेटल्स में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। कंजम्पशन सेक्टर, उसमें स्पेसिफिकली एफएमसीजी या फिर ये जो फूड डिलीवरी सर्विसेज से जुड़ी जो कंपनियां होती हैं, ये अभी आपको कैसे लग रही हैं? डेफिनेटली आई थिंक रजत जी, जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, इस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। और इसके पीछे एक सिंपल ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। आप और हम रेगुलर ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से, वहाँ हमने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म फीस धीरे धीरे बढ़कर जो 2 रुपए से स्टार्ट हुई थी, अब वो 12 से 14 रुपए अब कंपनीज चार्ज करने लगी है प्लेटफॉर्म फीस। और रिसेंटली स्विगी और जोमेटो दोनों ने ही अपनी प्लेटफॉर्म फीस इंक्रीज करी है टू एनकैश ऑन दिस फेस्टिवल बूम। तो डेफिनेटली जो भी इंक्रीमेंट होगा प्लेटफॉर्म फीस का, वो सीधे सीधे बॉटम लाइन में प्रॉफिट में फ्लो होगा। तो इसी के लिहाज से लगता है कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं आने वाले 2 क्वार्टर में एक बेहतर नतीजे पेश करेगी। और इनका जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, जो कि अगेन एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, वहाँ भी हमने देखा था कि जोमेटो ने बेटर देन एक्सपेक्टेड Q1 में नंबर रिपोर्ट किए थे। तो ये उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी एक वो जो ट्रैजेक्टरी बनी रहेगी। स्विगी ने भी अभी ऑफलेट अपने कमेंट्री में कहा था कि क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है, उनका वहाँ मार्जिन वो रिलेटिवली बेटर आएगा आने वाले कुछ क्वार्टर में। तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रहेगा स्विगी, जोमेटो ऐसी कंपनीज में। और जो बाकी की जो न्यू एज कंपनीज है, वेदर इट इज डिलीवरी, जो कि प्रीडोमिनेटली लॉजिस्टिक बिजनेस ई कॉमर्स में ऑपरेट करती हैं, उन्हें देखा जा सकता है। या ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनीज है जैसे होनासा कंज्यूमर, नायका, वहाँ भी हमने देखा था कि रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस आए थे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में एक अच्छी नतीजे ये सब कंपनीज पेश करेंगी। और एफएमसीजी ये है रडार पर क्या? क्योंकि पहले महंगे थे और महंगे हो गए इस कंजम्पशन बूम के चलते। अगेन अगर हम एफएमसीजी देखें तो रजत जी, इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहूंगा। वन इज कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज, जिसमें कंपनीज लाइक HUL, डाबर, मैरिको, जो बेसिक स्टेपल आइटम में डील करती हैं। ऐसे कुछ कंपनीज में हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ की एक दिक्कत रही थी पिछले 1-2 साल से। तो ये उम्मीद है कि जिस तरह से एक कंज्यूमर के हाथ में एक एक्स्ट्रा मनी हम देखेंगे, क्योंकि जीएसटी का रेट कट कम हुआ, जीएसटी कट हुआ है, इनकम टैक्स का जो रिलीफ है उसका बेनिफिट कंज्यूमर, अर्बन कंज्यूमर को कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। और जिस तरह से रेट कट भी की गई है, तो टू सम एक्सटेंट जो ईएमआई है उसमें कुछ कटौती होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कंज्यूमर के हाथ में बचेगा। तो अगेन ये उम्मीद है कि जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनी है उसमें एक बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले समय में देखने मिल सकती है। तो इसमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज हमें अच्छी लगती है, जैसे मैरिको, जो कि एक की बेनिफिशियरी हो सकता है। बिकॉज एक ऑन वन हैंड अगर आप देखेंगे कि जो कोकोनट है उसके दाम में भी कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो रॉ मटेरियल प्राइस ऑन वन हैंड इज गेटिंग रिड्यूस, ऑन अदर हैंड एक डिमांड इंप्रूव होने की उम्मीद है। बट अगेन कंज्यूमर स्टेपल कंपनी से 7-8%, 10% की रिटर्न की उम्मीद रखना ठीक रहेगा आने वाले 3 से 6 महीने में। रही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी, तो वहाँ डेफिनेटली होटल एज एन इंडस्ट्री, जो हम पहले भी बुलिश थे, हमें लगता है कि बुलिश स्टांस हमारा भी बना हुआ है। तो होटल अगेन हेड ऑफ फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन के चलते होटल इंडस्ट्री कैन डू वेल। ज्वेलरी सेक्टर, हालांकि गोल्ड के रेट लाइफ हाई के आसपास है, बट ज्वेलरी कंपनीज इज लाइकली विल कंटिन्यू टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। और ट्रैवल और टूरिज्म जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीडोमिनेंटली एयरलाइन कंपनी, और जो इनडायरेक्ट एयरलाइन के प्ले हैं, जैसे जो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है ट्रैवल फूड सर्विसेज, ऐसे कुछ कंपनीज पर हमारी राय बुलिश रहेगी। और ये जो एसी वगैरह सस्ते हो गए हैं, एसी टीवी, अब तो सब खरीदना चाहते हैं भैया, सब वेट कर रहे हैं बस 22 सितंबर आए उसके बाद जीएसटी कटो, इतना बड़ा बेनिफिट मिलो, ठीक है। पर फिर भी आम आदमी के लिए तो राहत है ही, लेकिन हाँ, इस ये कंपनियां कैसी लगती हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स? डेफिनेटली आई थिंक बेनिफिट इन कंपनीज को भी मिलेगा ही, एशियन कंज्यूमर ड्यूरेबल। बट हमें लगता है कि इसे प्ले करने का सही तरीका ईएमएस कंपनीज के थ्रू है, जो प्रीडोमिनेटली बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर रही हैं। तो वेदर इट इज कंपनीज लाइक अंबर एंटरप्राइजेस, या फॉर दैट मैटर ई पैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास। हालांकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास में हमने देखा था कि गाइडेंस कट किया था कंपनी ने। उम्मीद है कि अब जीएसटी कट के बाद शायद एक बेहतर आउटलुक लेकर आए कंपनी। तो अगेन मुझे लगता है कि रादर देन गोइंग फॉर ब्रांडेड प्लेयर्स लाइक
वोल्टास और ब्लू स्टार, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। तो हमें लगता है कि इसे प्ले करने का बेहतर तरीका ईएमएस कंपनी रहेगी। बहुत सारे स्टॉक्स पे तुमने बात कर ली, लेकिन अभी ना लालच खत्म नहीं हुआ है। वो हुआ ये कि अब एसबीआई सिक्योरिटीज के रडार पर कौन से ऐसे लार्ज कैप, मिड कैप्स या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। सर, आपकी टॉप पिक कौन सी? तो अगेन रजत जी, अगर हम टॉप पिक्स की बात करें तो हमें लगता है कि हालांकि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में कोई बहुत अच्छा रिटर्न हमने आते नहीं देखा है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये अच्छा मौका है कि पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक मैं बैंकिंग सेक्टर से चूज करना चाहूंगा। कैपिटल मार्केट एज अ स्टोरी, हालांकि मार्केट में सेंटिमेंट खराब है, वोलेटिलिटी बनी हुई है, बट यही समय होता है कि आप जो मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्हें पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो अगर हम इसमें वेल्थ मैनेजर हैं जैसे 361 वैम, ये रिकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। सीडीएसएल, एनएसडीएल जैसे जो प्ले हैं, हमने देखा है कि जो डीमैट अकाउंट की एडिशन है कहीं ना कहीं फेब या मार्च में बॉटम आउट होकर अब ग्रेजुअली वो भी वहां भी इंक्रीमेंट दिख रहे हैं। तो कंपनी लाइक एनएसडीएल कैन बी सॉरी एडेड इन द पोर्टफोलियो। तो ये हो गया बीएफएसआई पैक से कुछ स्टॉक्स। कमिंग टू कंजम्पशन, हमें लगता है कि ज्वेलरी के लिए टाइटन कैन बी अ गुड पिक अमंग द लार्ज कैप। पिडिलाइट विच इज एन प्रॉक्सी प्ले ऑन कंस्ट्रक्शन केमिकल, तो पिडिलाइट को ध्यान में रखा जा सकता है। कमिंग टू न्यू एज बिजनेसेस, हमने स्विगी और जोमेटो की ऑलरेडी बात कर ली है। सॉरी। अगर हम मिड कैप या स्मॉल साइज कंपनी की बात करते हैं तो इसमें जो कुछ कंपनीज हमें अच्छी लगती है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ट्रैवल फूड सर्विसेज, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, बेलराइज इंडस्ट्री, वीएसटी टीलर ट्रैक्टर। तो ये कुछ कंपनीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। लग रहा है बॉम्बे का मौसम ठीक नहीं है। मतलब है तो ये जो मेट्रोपोलिस और ये जो लाल पाथ लैब्स वगैरह वाली जैसी जो कंपनी है, ये ठीक लगती है आपको क्या? या कोई हॉस्पिटल स्टॉक? डेफिनेटली आई थिंक हॉस्पिटल जो कंपनीज हैं उनके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। बस हॉस्पिटल में हमें लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन अब अपर बैंड की ओर चले गए हैं, तो थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करेंगे। और जो आपकी जो वॉच लिस्ट है हॉस्पिटल से, वहाँ कुछ कंपनीज जैसे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, रेनबो चाइल्ड, किम्स, यथार्थ, ये 4-5 जो हॉस्पिटल्स हैं आपको रडार पर रखना चाहिए। और जहाँ भी मार्केट में कूल ऑफ होता है आप 5-10% का, उस वक्त इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने की रहेगी, राय रहेगी। तो दैट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आगे जाके बेहतर बना रहे हैं। राइट, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत बहुत तंदुरुस्त रहे। लेकिन सर, ये लास्टली सवाल ये होगा कि बाजार अभी तो हिचकोले खा रहा है। बिल्कुल डायरेक्शनलेस मार्केट है, स्टॉक्स अचानक से ही चलते हैं, पोर्टफोलियो में रखोगे तो पैसा बनेगा, ऐसे वाली मार्केट है। और बहुत पोर्टफोलियोज तो चले ही नहीं 2024 सितंबर के बाद। तो अभी क्या लगता है कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स क्या इस साल अंत तक देखने को मिलेंगे, या फिर उसके लिए अभी बहुत वेट करना पड़ेगा सर निफ्टी पे? आई थिंक रजत जी, जिस तरह से हमने शो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, हमें निफ्टी या सेंसेक्स के लेवल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जहां वेल्थ बनाने की अपॉर्चुनिटी है वो निफ्टी सेंसेक्स के में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। तो आई थिंक वन शुड नॉट फोकस मच ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स, रादर देन स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए, अपने थीम आइडेंटिफाई कीजिए और वहां बने रहे, तो ताकि वेल्थ ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहेगी। क्योंकि हमने मार्केट में एक चीज देखी है कि मार्केट में इवन ड्यूरिंग द बेयर फेज एक या दो सेक्टर होते हैं जो अपनी अलग ही चाल बुल फेज में होते हैं। तो आपको राइट सेक्टर और राइट स्टॉक में रहना चाहिए, रादर देन फॉलिंग प्रे टू कि मार्केट में क्या होगा, निफ्टी सेंसेक्स शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी चलती रहेगी। बट आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डेफिनेटली मार्केट में काफी मौके हैं पैसे बनाने के। बट ऑब्वियसली मार्केट में जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसे हमें टेम्पर डाउन करना होगा। 2020 से सितंबर 2024 का जो समय था वो बहुत अलग ही समय था, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न हमने मार्केट में देखे थे। आई थिंक वी शुड बी हैप्पी विद द 12 to 15% काइंड ऑफ रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज बताने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू रजत जी।